औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा क़ायदीन कराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, इंतखाबात का दौर है और 30 नवंबर के दिन आपको अपना राय दही का इस्तेमाल करना है। तेलंगाना के इंतखाबात आज सारी दुनिया का मरकज बन चुका है। आया तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना का वोटर किसको अपना वोट देते हैं, इस बात का आज सारी दुनिया की मीडिया, सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं। ख़ास तौर पर जो हैदराबाद के एनआरआईस है, जो बैरून मुल्क है, गल्फ में है, अमेरिका में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आया याकूतपुरे की आवाम 30 तारीख के दिन किसको वोट देंगे और क्या यहाँ पर याकूतपुरे में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। 30 उम्मीदवार है याकूतपुरे में और 30 उम्मीदवारों में आपको अपना उम्मीदवार चुनना है। लेकिन बड़े हैरत की बात यह है कि अभी मैं जब आ रहा था तो बीआरएस पार्टी के कुछ गाड़ियां जाती हुई दिखी मुझे, रैली थी। सारे स्टेट में बीआरएस और एमआईएम का अलायंस चल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए दिन बीआरएस की तायीद की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन याकूतपुरे में एक दूसरे के सामने इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़े हैरत की बात है। बीजेपी अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारी है, लेकिन कोई, मैं समझता हूँ कि कोई इसका कहीं भी जो है पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में एक मर्तबा भी कहीं कोई कैंपेनिंग देखने को नहीं मिला। तो ये वाज़ेह हो गया कि यहाँ पर जो मुकाबला है ये सिर्फ एमआईएम और एमबीटी के दरमियान में मुकाबला है और याकूतपुरे की आवाम को अपना एक नुमाइंदा चुनना है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से अमजदुल्ला खान यानी मुझको हुक्म दिया गया कि आप यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लो और मैं यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। मेरा इम्तियाजी निशान गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के निशान पर आपको अपना मोहर लगाकर याकूतपुरे की तब्दीली के लिए वोट देना है। मैं अपने पूरी इलेक्शन की तकारीर में मैंने जैसा शुरू में वादा किया था और आज अल्लाह के फजल से आज आखिरी इंतखाबी जलसे आम है। कल 5 बजते ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म हो जाएगी और ये पब्लिक सिटी 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। कल सुबह इसी रोड शो है, यहीं श्रीनगर संतोष नगर चौराहे से रोड शो, उसके बाद में सालम चौक पर एक बड़े जलसे में कल 5 बजे ये इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी और 30 तारीख के दिन आपको अपना उम्मीदवार का इंतखाब करना है। यहाँ पर जो 2 उम्मीदवार हैं, एक मजलिस बचाओ तहरीक है, एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक उम्मीदवार जिसका नाम जाफर हुसैन मेराज है, 10 साल के एमएलए हैं। मेरे सामने वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ी जमात है, पैसों की अंबार है, करोड़ों की जमात है। उनके पास इतना इख्तिदार है, इतना इख्तिदार है कि अगर मैं रात भर भी बोलूं तो कम पड़ेगा। उनके पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, अगर मैं उनका दौलत गिनने बैठूं तो रात भर भी कम पड़ेगी। और दूसरी तरफ आपका एक उम्मीदवार है जो 2 बार का कारपोरेटर है और एक मरहूम आपके हर दिल अजीज मरहूम क़ायद गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान का फर्जन 2 बार का कारपोरेटर है। आप अंदाज़ा लगाइए, आप ज़्यादा दूर नहीं बल्कि ऐवान असेंबली नामपल्ली जाकर आपके जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। उनके बारे में
कि वो 10 साल में अपने हलके को कितना कितना तरक्की याफ्ता करे, वो आपको मालूम हो सकता है। याखूतपुरा जो हलका है, ये हलका याखूतपुरा जो हलका है, पिछले 60 साल से एक ही पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ही पार्टी का एमएलए और एक ही पार्टी का कारपोरेटर यहां से चुना जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा, आपको जानकर ये हैरत होंगे कि पूरे याखूतपुरे में कहीं भी एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जो जाकर याखूतपुरे की आवाम अपना इलाज करवा सके। खास तौर पर आपको ये जो हालिया में कोविड हुआ, कोविड 1, कोविड 2 में आपको जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना पड़ा, लाखों रुपए आपको दवाखानों की बिलों में डालना पड़ा। अपनी जिसका घर था वो घर गिरवी हो गया, जिसके पास सोना था वो सोना गिरवी रखकर कोविड 1, कोविड 2 में आप लोगों ने अपना इलाज करवाया। तो अमजदुल्ला खान इस बात का एहसास करता है कि याखूतपुरे की आवाम के लिए बेहतरीन यहाँ पर दवाखाने की जरूरत है। और मैं आपके सामने ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर मौका देगा और आप लोग मुझ पर भरोसा करके 30 नवंबर के दिन 7 नंबर पर जो गैस सिलेंडर है, अगर उस पर आप अपना बटन दबाते हैं और अल्लाह ताला कामयाबी देता है, तो इस याखूतपुरे की आवाम के लिए एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम डाल कर देंगे, जहां पर आप यहाँ पर जितने लोग सामाइन में है या मेरा जलसा जो लाइव सुन रहे हैं दुनिया के किसी भी मुमालिक में, मैं ये बात आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने केसीआर को 9 साल इख्तिदार दिया, अल्लाह ने केजरीवाल को 9 साल इख्तिदार दिया। लेकिन आप जाकर जब दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ का जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, इतने बेहतरीन हॉस्पिटल फैसिलिटीज है वहाँ पर कि अगर कोई मरीज अंदर जाता है तो ना सिर्फ उसका इलाज फ्री में होता है, बल्कि उसको 1 महीने की दवा भी फ्री दी जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर के जो हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर आप जाके अगर सरकारी दवाखाने में भी अगर आप अपने आप को बतलाएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वहाँ पर या तो एक्सरे मशीन खराब है, सारे टेस्ट आपको बाहर से करवाना पड़ता है। अगर आप दिल्ली में फर्ज करिए कि आप घूमने फिरने के लिए भी गए और आप बीमार पड़ गए, आप किसी वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में गए तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट घूमने वालों के लिए भी फ्री है, या कारोबारी सिलसिले में भी अगर कोई दिल्ली को जाता है तो यहाँ पर तेलंगाना में वो फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही है यहाँ के शहरियों के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनाकर, यकीनन लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या एक दवाखाना बनाने से सारे याखूतपुरे के लोगों का इलाज आप फ्री करवाएंगे। हम पहले साल में कोशिश करेंगे कि एक म्युनिसिपल डिवीजन में बेहतरीन हॉस्पिटल बनाएं, साथ में जैसा जैसा फंड्स मिलते जाएंगे दूसरे दवाखाने, यानी छोटे जो मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, छोटे छोटे, पहले जमाने में आप लोग देखते थे कि हर मोहल्ले में एक छोटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता था जहां पर वहां पर टीके दिए जाते थे, दवा फ्री दी जाती थी। आज वो सारे बंद हो गए। तो अब हम अमजदुल्ला खान आपके सामने ये वादा करता है कि पूरे याकूतपुरे के जो हेल्थ के बारे में रहेगा, हम उसके ऊपर आपको बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज देकर एक बड़ा दवाखाना बनाने का वादा करते हैं। आप जानते हैं और आप जानकर हैरत करेंगे कि पूरे याकूतपुरे में कहीं पर भी जो है ना गवर्नमेंट स्कूल है, ना डिग्री कॉलेज है, ना गवर्नमेंट कोई इंटरमीडिएट का कॉलेज है। यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में डाल रहे हैं, हजारों रुपए उसकी फीसेस देने में आपको मजबूर किया जा रहा है। जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 आया, उसके बाद से कई बच्चे
कई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल को भेज नहीं सक रहे हैं। अगर घर में 3 बच्चियां हैं एक बाप को, तो एक लड़की स्कूल को जा रही है, दूसरे 2 लड़कियां स्कूल में बैठ गए हैं। तो अमजदुल्ला खान ये वादा करता है कि आपको बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल्स का जाल बिछाएंगे हम, जो केजी से पीजी आपको फ्री तालीम रहेगी, ना स्कूल में ड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ना आपको बैग की जरूरत पड़ेगी, तमाम मटेरियल सरकार से मुहैया कराया जाएगा। सरकार को मजबूर करेंगे हम कि इस पुराने शहर में अगर कोई सही तरक्की कर सकता है तो वो अमजदुल्ला खान कर सकता है, और वो भी तालीमी इनकलाब लाऊंगा। हर घर में संतो याकूतपुरे का कोई मासूम बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो चाइल्ड लेबर बनेगा। गौर से सुनिए मैं जो बात बोल रहा हूं, यकीनन इस संतोष नगर का जहां पर मैं ठहर कर अपने आप से मुखातिब हूं, यहाँ के लोगों को अल्लाह ने दिया बड़े बड़े फ्लैट्स है। आप जो है फ्लैटों में रहते हैं, कई लोग निकलकर पोलिंग के दिन वोट नहीं डालते। इनको ना कारपोरेटर की जरूरत पड़ती, इनको ना एमएलए की जरूरत पड़ती, इनको ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती। लेकिन याद रखो, आपका वोट एक किसी की कफालत करेगा, किसी मासूम बच्चे की कफालत करेगा। किसी पर पुलिस का जुल्म होगा तो वो आपके ऊपर कफालत करेगा। तो यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे याकूतपुरे में कोई चाइल्ड लेबर नहीं रहेगा। मैं जो बात कह रहा हूं, यहां पर पढ़ा लिखा तबका है। अगर तुम अपने कौम की भलाई चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़कियां पढ़े, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मासूम बच्चे पढ़े, तो फिर आपको पूरे याकूतपुरे में गवर्नमेंट स्कूल्स की जाल बिछाना पड़ेगा। बेहतरीन से बेहतरीन तालीम के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करना पड़ेगा। मैं फिर से दोबारा वही दिल्ली की आपको मैं मिसाल देता हूं। आप जाकर दिल्ली में देखें तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में जो है कि अरविंद केजरीवाल ने 9 साल में जो स्कूल्स की तामीर किया, वो स्कूल्स पूरे एक बेहतरीन स्कूल्स बना दिए गए। वहां के मरकजी वजीर, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के मिनिस्टर्स के लड़के और लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं, और वहां पर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बड़े बड़े रिक्वेस्ट लाना पड़ता है। तो आप बतलाओ कि 9 साल केसीआर को दिए गए, 9 साल अरविंद केजरीवाल को दिए गए। अरविंद केजरीवाल ने दवाखाने बना दिया, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल्स की जाल बिछा दिया, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना में ना दवाखाने में आपको इलाज फ्री, ना तालीम के लिए कोई सही गवर्नमेंट स्कूल आपके लिए फ्री किया गया। इससे आगे अगर आप हटकर देखें कि मुसलसल 10 तारीख से मैं पूरे याकूतपुरे में फिर रहा हूं। मैं इसी की बात करता हूं, यही की यहाँ ये राइट में जो बस्ती है, आप जाकर देखें तो पता चलेगा। आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि सारे गलियों में जाई एक ही शिकायत है कि वाटर पोल्यूशन आ रहा है, गंदा पानी। आप दारफजंग कॉलोनी में जाइए, आप संतोष नगर कॉलोनी में जाइए, जहां पर बेहतरीन अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम कई सालों से जो है पानी खरीद कर हम पी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर गली में एक वाटर फिल्टर लगाया गया है। ये वाटर फिल्टर एक तो आमदनी का जरिया है, और दूसरी तरफ आवाम के लिए एक पैसे का एक्स्ट्रा इसके अंदर वो हो रहा है। तो आप ये बतलाइए कि जो असेंबली डिवीजन 100 साल पुराना असेंबली डिवीजन है, उसके अंदर आज भी जो है कि आपको पानी सही नहीं मिल रहा है। वायरल डिजीजेस की आप जब बात करेंगे, आप जाकर उस्मानिया हॉस्पिटल, क्वारंटाइन हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, आप कौन से भी दवाखाने में जाइए सरकारी, अगर आप चार्ट निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा अगर वायरल डिजीजेस कहीं पर है तो वो याकूतपुरे से रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को मलेरिया, किसी को डेंगू, तो सबसे ज्यादा वायरल डिजीजेस याकूतपुरे की आवाम ये रजिस्टर कर रही है। कि क्या वजह है कि इतने सालों के बावजूद आज आपको गंदा पानी मुयसर किया जा रहा है।
तो ये वाज़ेह हो गया कि जो निज़ाम के ज़माने में जो पानी की लाइनें डाली गई थी वो आज की तारीख तक कई महलों में वो पानी की लाइन तब्दील नहीं की गई। कई महलों में आप जाकर देखें तो वो सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है। तो अमजदुल्ला खान जिस तरीके से गाज़ी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने अपने हल्के को डेवलप किया, जिस तरीके से अमजदुल्ला खान 2 मरतबा का कारपोरेटर चंचलगुड़ा और कारपोरेटर आजमपुरा, आपके कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब मेरे हल्के में साबिक़ा हल्के में होंगे, उनसे पूछिए कि हमने किस कदर उस दोनों म्युनिसिपल डिवीजनों को हैदराबाद के सबसे बेहतरीन म्युनिसिपल डिवीजन बनाकर रखा था। तो उसी तरीके से इस याकूतपुरे के जहां जहां पर जो भी मसाइल होंगे, बल्दी बल्कि आबरासानी मसाइल को हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो है, आइए अब आपको मैं गुफ्तगू करता हूं कि आने वाले 30 तारीख के दिन सारे तेलंगाना में इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात पे आज सारे दुनिया की नजर है। इसलिए है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मरकज में जो बीजेपी की सरकार है, मरकज में बीजेपी आने के बाद से पूरे हिंदुस्तान के अक़लियतों पर, खास तौर पर मुसलमानों पर लामुतनाई सिलसिला हुआ, जुल्म और सितम का सिलसिला जारी रहा। गली गली मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा। कहीं गोश्त के नाम पर मारा गया, कहीं बुरखे के नाम पर सताया गया, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ये 2014 से सिलसिला चलते आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि हालिया में जो कर्नाटका में इलेक्शंस हुए, वहां की अक़लियतें खास तौर पर मुसलमानों ने जो डट कर फैसला किया और एक तरफा फैसला किया, वहां पर बीजेपी को उखाड़ कर फेंका। तो आप देखिए, जिस दिन से कर्नाटका में बीजेपी सरकार गई है, उस दिन से लेके आज की तारीख तक कहीं पर भी हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पहली बात, ना कोई बुरखे की बात कर रहा है, ना कोई इस्काफ की बात कर रहा है, ना कोई शरीयत की बात कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब मियाँ भाई का डिसीजन होता है, मियाँ भाई जब फैसला करता है, तो बड़े बड़े हुकूमतों के तख्त पलट जाते हैं। जो तख्त पर रहते हैं वो तख्त के नीचे आ जाते हैं। तो अब ये तेलंगाना का इंतखाबात याद रखो है याकूतपुरे के लोगों, याद रखो। मेरा जो ये ऑनलाइन जलसा देख रहे हैं सारे तेलंगाना की अक़लियतों, मैं खास तौर पर बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर ये जो इलेक्शन है सेमीफाइनल है, यानी आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन का ये सेमीफाइनल है। गौर से मेरे जुमले को सुनिए। इंतखाबात आएंगे और इंतखाबात जाएंगे। लम्हों ने की सजा सदियों ने पाई सजा। आप गौर से मेरे जुमले को सुनिए। अगर फर्ज करिए ये तेलंगाना इंतखाबात में अगर अक़लियतें यहाँ के गलत फैसला करेंगे, ये सेमीफाइनल में अगर गलत फैसला करेंगे आप लोग, अगर बड़े मोदी को मारना है, बड़े मोदी को हराना है 2024 में, तो आपको छोटे मोदी को यहां से टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। ये छोटा मोदी बाजू के ले जाओ। ये छोटा मोदी जो है, आराम से नहीं, अपने आदमी है, सलाहियत से लेके जाओ। ये छोटा मोदी ने बड़े अच्छे वादे किए, उर्दू में शेर शायरी में तकरीर की, तेलंगाना एजिटेशन बतलाओ है मुसलमानों, अगर हम साथ नहीं देते तो क्या तेलंगाना अलग होता, क्या बताओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इलेक्शन के बाद में, तेलंगाना इंतखाबात के बाद में पिछले 9 साल में मुसलमानों को क्या दिया। वादा किया गया था 12% रिजर्वेशन, वो नहीं दिया गया। वक्फ कमिश्नरेट का वादा किया गया, वो नहीं दिया। उल्टा वक्फ कमिश्नरेट के बजाय 5 साल से वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख है। आज जितने लोग, जितने उलमा, मशाइखीन, दानिश्वर जो भी है, आज बीआरएस पार्टी का जो तायीद कर रहे हैं। अमजदुल्ला खान तुमसे अदबन गुजारिश कर रहा है कि मैंने अमजदुल्ला खान की इस गुनहगार आंखों ने ये केसीआर को पहचाना है, ये केसीआर की चड्डी को पहचाना है। खुदारा अभी भी वक्त है, आप लोग अपना फैसला वापिस लो।
वरना याद रखो अल्लाह के पास आपको रुस्वा होना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कोई सियासी झगड़ा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है कि आया हिंदुस्तान में बड़े मोदी को हटाने के लिए छोटे मोदी के खिलाफ में मुहिम चलाना जरूरी है। छोटे मोदी ने क्या किया? छोटे मोदी ने किशनबाग राइट्स में गोलियां मारकर मुसलमानों को शहीद किया। छोटे मोदी ने क्या किया कि छोटे मोदी ने आलेर में, आपको अंदाजा है कि अदालती तहवील जिसको कहते हैं, अदालती तहवील के मायने यह है कि आप जज की कस्टडी में हैं, लेकिन आपके मासूम बच्चों को, इसी बस्ती के 2 बच्चे हैं, बाजू की बस्ती का 1 बच्चा है और मलकपेट के 2 बच्चे हैं, आलेर में उनका 5 जनों का इनकाउंटर कर दिया गया। हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी, उनका इनकाउंटर कर दिया गया। अरे मुसलमानों, अरे तेलंगाना के मुसलमानों, अमजदुल्ला खान उन तमाम से सवाल करता है जो आज बीआरएस की तायद कर रहे हैं। बतलाओ, क्या तुम्हारी औलाद का इनकाउंटर होता तो तुम आज बीआरएस का साथ देते? आज जो है केसीआर यानी मुस्लिम क़यादत का जो दबदबा हुआ करता था, मुस्लिम क़यादत का जो डर और खौफ हुकूमतों में रहता था, जैसा अमानुल्लाह खान के दौर में एक मरूम क़ायद का एक डर और खौफ हुआ करता था, आज वो डर और खौफ हुक्मरान के दिलों में से निकल गया और आपके मासूम 5 बच्चों को ले जाकर एनकाउंटर कर दिया गया। आपके मसाजिद को शहीद कर दिया गया, 9 मसाजिद को 9 साल में शहीद कर दिया गया। अरे किस सूरत से ये लोग बीआरएस की तायद कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा ज़मीर मलमला रहा है। मैं रोजाना रात में दुआ कर रहा हूं, मेरे कामयाबी से ज्यादा मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू इस जलील को इंतखाबात में हरा और ये छोटे मोदी से हमारा पिछाड़ा करा। यकीनन अगर 2024 के इंतखाबात में मोदी को कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी तो ये केसीआर विल बी द फर्स्ट पर्सन जाके केसीआर तायद करेगा। केसीआर ने तायद किया या नहीं किया बीजेपी की? लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी, आप बोल रहे हैं, आप महमूद अली बोल रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। अरे बीजेपी में जाना क्या, यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी। बीआरएस जो है बीजेपी का एक हिस्सा बनी हुई है, पिछले 9 साल से हिस्सा बनी हुई है बीजेपी। नोटबंदी में बीआरएस ने बीजेपी की तायद की, सदर जमहूरिया में बीजेपी ने बीआरएस की तायद की, नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में तायद की। हर वो मसले पर, कश्मीर में आर्टिकल 370 में बीआरएस ने बीजेपी की तायद की। अरे जुल्म की इंतहा केसीआर और आज तमाम जो उलमा मशाइखीन तायद कर रहे हैं। अमजदुल्ला खान उनसे सवाल कर रहा है, अमजदुल्ला खान असदुद्दीन ओवैसी से सवाल कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, तुम जब बिस्तर पे लेटोगे, तुम और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान में कोई नहीं रहता, तुम सवाल करो कि ये मोदी ने एक बिल लाया था तेलंगाना के मुसलमानों, क्या तुम वो दिन भूल गए? क्या तुम वो दिन भूल गए? बतलाओ कि उस दिन जो है जब शरीयत में बिल पेश की गई और ये बीआरएस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बीजेपी की तायद की या नहीं की? बताओ। ये केसीआर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर आपकी शरीयत नमदा गलत हो गई और बीआरएस जाके बीजेपी की तायद की। अरे किस सूरत से तुम मुसलमानों के वोट मांग रहे हो? किस सूरत से तुम मुसलमानों की महफिल में आ रहे हो? हमारी शरीयत बाकी नहीं, हमारे मसाजिद बाकी नहीं, हमारे कब्रिस्तान बाकी नहीं, हमारे चिल्ले मुबारक रोड वाइडनिंग में तोड़ दिए, हमारे आशुर खाने रोड वाइडनिंग में तोड़ दिए और आकर आज कहते हैं कि बीआरएस सीएम सेकुलर है, बीआरएस को वोट दो। वाह वाह, सेकुलरिज्म है कि मुसलमानों की मसाजिद को तोड़ो, मुसलमानों को इनकाउंटर में मार दो, मोहम्मद खदीर को ले जाकर मेदक में कस्टोडियल डेथ कर दो, मुसलमान बच्चों के ऊपर केसेस बुक करो, बुरखापोश खवातीन सैदाबाद के लड़कियों के ऊपर केसेस बुक करो, खाली नमाज पढ़े, फलस्तीन के ऊपर नमाज पढ़े, तकरीबन 20 बुरखापोश खवातीन के ऊपर केसेस बुक किए गए हल्लू से। ये इंतखाबात के बाद में उनको वारंट इश्यू होने वाला है। किस सूरत से आप वोट देंगे? बतलाओ।
5 दफ्तर को लाख है, बड़े बड़े केसेस हम हारते जा रहे हैं। हालिया में दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, अरे वो जलाली दरगाह, वो जलाली बुजुर्ग की जमीन जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, उसका हम केस हार गए। और तुम्हारे हाथ में, अरे मुसलमानों, तुम्हारे हाथ में केसीआर ने भीख का छिप्पा दे दिया। तुम्हारे हाथ में 2 खानदान तरक्की करे, सिर्फ और सिर्फ 2 खानदान तरक्की करे, एक केसीआर खानदान और एक अवैसी खानदान तरक्की करे। उससे हटके ठेले बंडी वाला का बेटा ठेला बंडी जो ढकल रहा है और ऑटो चलाने वाले का बेटा ऑटो चला रहा है, जिसकी गोश्त की दुकान थी उसका बेटा गोश्त बेच रहा है। तो आप बतलाइए कि यहां पर किसने तरक्की किया? बड़े बड़े बातें कि हम 200 स्कूल डाल दिए, हम 300 स्कूल डाल दिए। अरे जो माइनॉरिटी स्कूल्स का ढंडोरा पीटा जा रहा है ना, उसके अंदर आधे से बढ़ के नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पूरा स्टाफ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में 80% स्टाफ जो है वो स्टाफ नॉन माइनॉरिटी है। ये एयरपोर्ट पे जाओ, जाके देखो मुसलमानों, कम से कम 20,000 जॉब है वहां पर। कितने हैं? 20,000 जॉब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। आप बतलाओ हैदराबाद के कितने लोग हैं? आप बतलाओ कितने मुसलमान हैं? बिहार के, आसाम के, यूपी के, वेस्ट बंगाल के आके यहां पर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं नौकरियां मिलती आपको? बतलाओ। क्या बतलाओ कोई लीडर जाके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजर से बात करके, अरे भाई हमारे शहर में एयरपोर्ट, हमारे बच्चे काम करेंगे, 30% रिजर्वेशन दो। महाराष्ट्र में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है महाराष्ट्र में, गौर करिए आप मेरे जुमले को, मैं पढ़े लिखे तबके से मुखातिब हूं, मेरे बात का जवाब दीजिए। वो जो फ्लैटों में रहते, जो पोलिंग के दिन नहीं निकलते, जो पोलिंग के दिन पिकनिक मनाने जाते हैं, आप गौर करिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की गुफ्तगू कर रहा है अमजदुल्ला खान। आप गौर करिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस मानसा, ये 2 मिल के एक एग्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो भी मरकज का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा या जो भी रहेगा, चाहे वो रेलवे से रहो, चाहे वो कोई भी रहो, 30% महाराष्ट्रियंस को नौकरी देना। सेम बिहार में भी ऐसी ही है कि 30% वहां पर देना। बाजू कर्नाटका में जाओ, कन्नडास को देना। नहीं मिलता तो सिर्फ तेलंगाना वालों को नहीं मिलता। और आकर आपके कायदीन तकरीर करते कि फिसाद नहीं हुआ। अरे हम खुद नहीं चाह रही फिसाद करना। जिस दिन हम चाहे फिसाद करना, तो क्या ये राजा सिंह रह सकता? क्या बताओ आप? अगर जिस दिन भी ये मेरे पुराने शहर के जियाने नौजवान सोच लिए कि अब हमारे को इस हुकूमत से इंसाफ नहीं मिल रहा है, अरे हमारी तारीख तुमको वाकिफ नहीं। इस भरे मजमे में चंद ऐसे चेहरे भी देख रहा हूं कि उन्होंने जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तो उन्होंने ऐसा हर काम किया कि गुस्ताख रसूल इस दुनिया से उसका नामो निशान मिट गया। अरे तुम हमको ललकार रहे हो केसीआर, आज तुम केटीआर, आज तुम क्या समझ रहे हैं कि क्या आवाम नहीं जानती? तुम नहीं चाहते कि राजा सिंह जीतना बोलकर? क्या बीआरएस की मैच फिक्सिंग हुई या नहीं हुई? बताओ, आप बतलाइए। बीआरएस ऐसे नुमाइंदे को वहां से टिकट देती है जो साबिका में बीजेपी का है। वहां पर जो बीआरएस का कैंडिडेट है, उन्हें खुद साबिका बीजेपी का कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग हुई। मेरे पास सबूत है कि बीआरएस इज सपोर्टिंग राजा सिंह। वो कैसा सबूत है? मैं तकरीबन 19 कंप्लेंट राजा सिंह के खिलाफ में डाला। कितने डाला कंप्लेंट? 19 कंप्लेंट डाला, केसेस बुक कराया। और ये हुकूमत, हरीश राव, ये केटीआर, ये कविता मिलकर पूरे केसेस को बंद करवा दिए। पूरे क्या बोलकर? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी उन्हें तकरीर कर रहा, उन्हें इस्लाम के खिलाफ बोल रहा, सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा। मैं वो सीडी ले जाकर मैं उसके खिलाफ में कंप्लेंट देता हूं। 1 साल के बाद में ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मेरे को नोटिस आती कि आपने जो मुकदमा दायर किया था वो हम क्लोज कर दे रहे हैं,
कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हमने क्लोज किया। मेरे 19 मुकदमा में से तकरीबन 14-15 को केसेस क्लोज कर दिए। मैं जाकर पुलिस के आला ओहदेदारों से बात किया कि ये कैसा हो सकता साहब, ये केस कैसा क्लोज करे, तो बोले नहीं नहीं कोर्ट बंद कर दिया है ये केस को। फिर मैं मेरे भाई वकील को जो है मुजफ्फरुल्लाह खान से जब राबता कायम किया, उनको बोला कि ये तकरीबन मेरे केसेस को धीरे धीरे करके बंद कर दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जो कोर्ट की फाइल होती ना, वो कोर्ट की फाइल लाकर मैं जाकर कोर्ट में देखा तो उसके अंदर यहाँ के पुलिस के आला ओहदेदार ये नोट लिख रहे हैं कि हमने ये जो केस दायर किया था अमजदुल्लाह खान के कंप्लेंट पर, इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है। अरे और क्या एविडेंस होना, उसकी आवाज है, उसकी तकरीर है, वीडियो है, उसकी असेंबली से रिकॉर्ड निकाल के इसकी ये तकरीर वो तकरीर दोनों मैच करना, मैच करके फोरेंसिक लैब को भेजना, रिपोर्ट आती, उन्हें डिसमिस हो जाता, उन्हें एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन केसीआर ने नहीं कहा। केसीआर सॉफ्ट हिंदुत्व को उन्हें जानते हैं, केसीआर दोनों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को भी बाइज्जत बरी करा दिए जो हिंदुओं के खिलाफ में तकरीर करे, और राजा सिंह को भी बाइज्जत बरी करा दिए जो मुसलमानों के खिलाफ में ही नहीं बल्कि हमारे पैगंबर के खिलाफ में जिसने गुस्ताखी किया। तो आप बतलाओ, तो फिर अब आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सवाल है कि जो गोशा महल है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, आप एमपी लड़ रहे वहां से, आप एमएलए नहीं लड़ रहे वहां से। आप 5 साल मेहनत करना था। वहां के जो यादव कम्युनिटी है, जो हमेशा से 2 कम्युनिटी है, एक माला कम्युनिटी है और एक यादव कम्युनिटी है, ये दोनों कम्युनिटी हमेशा हालांकि गैर मुस्लिम है, दोनों राजा सिंह के खिलाफ में रहते। आप एक हिंदू कैंडिडेट देना था, मुसलमान जमात के नाम पर मजलिस को वोट देते थे। मुसलमान जो यादव है, अगर आप यादव कम्युनिटी से देते, आप माला कम्युनिटी में से देते, तो बड़ी मुश्किल से अगर 60-70 हजार वोट भी मजलिस का यानी जब असदुद्दीन ओवैसी, आप गौर करिए मेरे जुमले को फिर से, 2014 में पार्लियामेंट और असेंबली मिलकर आया, असदुद्दीन ओवैसी गोशा महल से 28,000 वोट लिए। फिर 2019 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, असदुद्दीन ओवैसी गोशा महल से 28,000 वोट लिए, और जीतने वाला उम्मीदवार 2014 में राजा सिंह जो है कुछ 63,000 वोट ले रहा है, और 70,000 कुछ वोट, यानी 2014 में जो वोट लिया राजा सिंह 10,000 वोट कम लिया, उसका गिरान गिर गया। लेकिन अगर फर्ज करिए 5 साल अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेहनत करती, कोई यादव को तैयार करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मियाँ भाई को टिकट दो, मुझे यह मालूम है कि पॉलिटिक्स कैसी चल रही वहां पर, कोई यादव, क्योंकि यादव कम्युनिटी के वोट ज्यादा है और यादव कम्युनिटी इससे नाराज है, ये राजा सिंह से। राजा सिंह यादवों के खिलाफ में बहुत रहता, इसलिए यादव कम्युनिटी वोट नहीं देती। तो आप यादव को लाना था, आप माला कम्युनिटी है वहां पर, उसको लाना था। 2-3 साल पहले आप बोल देना था कि आने वाले मैं जमात से पैसे देता हूं, एक 2-3 करोड़ रुपए उसको देना था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इनको चाहिए मुसलमानों को बीजेपी से डराकर आपके वोट मजलिस से लेने के लिए, कभी इनको नरेंद्र चाहिए, कभी इनको बदम्बाल रेड्डी चाहिए, कभी इनको परवीन तोगाड़िया चाहिए, कभी इनको राजा सिंह चाहिए। आप गौर करें कि इससे पहले जब बदम्बाल रेड्डी हुआ करता था, 5 साल में एक बार वो भाग्या लक्ष्मी मंदिर करने आके पूजा करके उन्हें ये कहता था कि आने वाले दिनों में हम जो है चार मीनार को मंदिर बना देंगे, फलकनुमा को मंदिर बना देंगे, और मुसलमान जज्बाती नारे। पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन अलग, इलेक्शन सिर्फ यहाँ का जो इलेक्शन होता पुराने शहर का, ये डेवलपमेंट की बुनियाद पे, मसाइल के बुनियाद पे आप इलेक्शन नहीं लड़ते। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम मसाइल की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ते। हम जो इलेक्शन लड़ते, हम जज्बाती नारों पे इलेक्शन लड़ते, हम जज्बाती तकारीर पे इलेक्शन लड़ते। मैं अगर आज आपका मसला हल करने की गुफ्तगू करूंगा तो लोग पसंद नहीं करेंगे। कल अकबरुद्दीन ओवैसी इसी स्टेज पर आकर अगर कहेंगे वो आप बड़ा गोश्त खाओ, आप वैसा करो, तो आप लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे। अफसोस होता है मुझे, अफसोस
जब कोई रैली जाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, वो रैली में ये नारा लगता है कि बड़ा गोश्त खाएंगे, अकबर भाई को लाएंगे। मुझे अफसोस होता है कि हमारी कौम को कहां पर ले जाकर ये अवैसी परिवार छोड़ दिए हैं। मुझे अफसोस होता है। खवातीन मुझे टेलीफोन कर रहे हैं कि मेरे पास 50 वोट है, आप एक वोट के क्या दे रहे हैं बताइए। आप अगर एक वोट के हजारों रुपए दे रहे हैं तो हम 50 वोट आपको डालने के लिए तैयार है। अरे हमारी माँ और बहनों की तारीख भूल गए, आज हम इलेक्शन को कहां पर ले जाकर छोड़ दिए। देखिए आप, मेरा फोन एक दिन रख लीजिए, कल एक दिन, कल का दिन बहुत महंगा दिन है। आज रात भर पैसे, कल से पैसे बट रही, हर गली में पैसे बट रही, हर जगह पैसे, राशन के किटा, साड़ियां, नौजवानों को किटा, मोबाइल फोन भी दिए जा रहे हैं गिफ्ट, कि बस अमजदुल्ला खान को वोट मत दे दो। उनको मालूम है अमजदुल्ला खान इंतखाबात जीतेगा, अमजदुल्ला खान एमएलए बनेगा, अमानुल्लाह खान की तारीख दोहरा दे देगा। पूरे हैदराबाद में लोग अमानुल्लाह खान को याद करेंगे। यकीनन मैं अमानुल्लाह खान के पैर की धूल नहीं बन सकता, लेकिन ये वादा कर सकता हूं कि आपका वोट एक मजलूम की कफालत करेगा। कोई एनकाउंटर नहीं होगा, अमजदुल्लाह खान तुमको शर्मिंदा नहीं करेगा। अरे याकूतपुरे के जियाले नौजवानों, अरे याकूतपुरे के बुजुर्गों, अरे याकूतपुरे की मेरी माँ और बहनों, सुनो मेरी बात को सुनो कि फिर दोबारा याकूतपुरे में ऐसा मौका नहीं आएगा, ऐसा उम्मीदवार नहीं आएगा। अमजदुल्लाह खान फिर तुम्हारे सामने अगर इंतखाबात हार जाएगा, रुसवा हो जाएगा, तो फिर नहीं आएगा तुम्हारे दरमियान में। आज अमजदुल्लाह खान एक अज़्म लेकर तुम्हारे सामने आया है। अमजदुल्लाह खान, तुम्हारा वोट उस मजलूम का जामिन रहेगा। कोई पुलिस वाला पूरे तेलंगाना में कोई नौजवान के कॉलर पे हाथ डालेगा, करीमनगर रहेगा, अमजदुल्लाह खान भागेगा। निर्मल में जुल्म होगा, अमजदुल्लाह खान भागेगा। निजामाबाद में जुल्म होगा, अमजदुल्लाह खान भागेगा। कोई मस्जिद शहीद नहीं होगी। जो 9 मसाजिदें शहीद हो गए, उन तमाम को दोबारा उसी मुकाम पर बनाने की अमजदुल्लाह खान जिद्दोजहद करेगा। पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को तारीख तय की जाएगी। 3 के दिन रिजल्ट आ जाएगा। 30 तारीख के दिन याकूतपुरे के लोगों, आपको क्या करना है बताओ। 30 तारीख के दिन सिलेंडर 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 सिलेंडर। 3 तारीख के दिन अल्लाह एमएलए बनाएगा। 30 तारीख के दिन, 3 तारीख के दिन रिजल्ट आएगा, तुम्हारा भाई एमएलए बनेगा, खामोश नहीं बैठेगा। 4 तारीख से पूरे तेलंगाना में इनकलाब लाऊंगा। पूरे तेलंगाना में एक ऐसा मार्च करेंगे हम। आने वाली हुकूमत, आपको मालूम है ना 1 मिलियन मार्च कैसा करा था पूरे हिंदुस्तान में। अगर सीए एनआरसी के ऊपर अगर कोई आवाज उठाया तो वो हैदराबाद तुझको सलाम, तेलंगाना तुझको सलाम, हैदराबाद के मुसलमानों तुझको सलाम, तेलंगाना के मुसलमानों तुझको सलाम। 1 मिलियन मार्च, लोग मजाक उड़ाए। मैं और मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब जब हम ऐलान करें 1 मिलियन मार्च, ये जो आपके सामने आ रहे हैं, कोई साथ नहीं दिया, कोई उलमा साथ नहीं दिया, कोई मशाइखीन साथ नहीं दिए। ये जियाले हैदराबाद के नौजवान निकले अपने घरों से और कह दिए कि हिंदुस्तान में रहेंगे, ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हमारे आबाद ने अपनी जानें देकर इस मुल्क को आजाद किया। ये मुल्क जड्डियों का मुल्क नहीं है, ये मुल्क हमारा है। हम जैसा चाहे हम नमाज पढ़ेंगे, हम अज़ा देंगे और हम इस मुल्क में रहेंगे। 1 मिलियन मार्च, याद रखो। ये जो 9 मसाजिदें तेलंगाना में, ये जो केसीआर शहीद किया, पूरे 9 मसाजिदें दोबारा उसी मुकाम पर बनाने का अमजदुल्लाह खान अज़्म लेकर आपके सामने आया है। आधा घंटा 1 घंटा लाइन में ठहरो मेरे भाइयों। अरे मेरे भाइयों,
आधा घंटा 1 घंटा लाइन में ठहरो। 5 साल तक अमजदुल्ला खान हुकूमत को सोने नहीं देगा। पूरे मसाजिद दोबारा बनेंगे, याद रखो। भरोसा है या नहीं है बताओ? अमजदुल्ला खान काम करेगा या नहीं करेगा? तो फिर देर किस बात की है बताओ? इंशाअल्लाह 30 तारीख के दिन, अरे मैं अल्लाह से दुआ, मेरे खिलाफ में जो लोग काम कर रहे हैं, इस बस्ती में बहुत बोकसिंग होती है। लोग निकलते नहीं इस बस्ती से, बाहर से खवातीन को लाते और वोट डला देते। यहाँ के जो पोलिंग बूथ है ना, एक एक पोलिंग बूथ पे एमआईएम को 1,000 वोट निकले। 1200 का पोलिंग बूथ, एमआईएम को 800। हमारे बच्चों को मार के निकाल दिए बाहर। उसके बाद में यहाँ पर पोलिंग में बोकसिंग बहुत होती। आईएस सदर्न डिवीजन और इसके आगे जो बूथा है, भयानक बोकसिंग, यानी आप नाम नहीं रख सकते, आप पकड़ नहीं सकते। पुलिस वाले उस दिन जो है गांधी जी के बंदर बन जाते। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। डीसीपी साहब खामोश बैठ जाते, एसीपी साहब खामोश बैठ जाते, सर्कल साहब खामोश बैठ जाते। वो बेचारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको वापिस घर को जाना रहता, उन्हें भी खामोश बैठ जाता। यहाँ से एक बटन, वहां से एक बटन, यहाँ से एक बटन, वहां से एक बटन। ये 4 बजे से 5 बजे तक चलता। आखिरी घंटा जो चलता ना, हर बूथ पे 200 वोट मार लेते ये लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होगा कि अब यहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है? संदीप शंडलिया साहब की राउंड होते रहेंगी, राउंड। अगर कोई बोकसिंग करने का सोच रहा है तो याद रखो, तुम्हारे बीवी बच्चे या कोई खवातीन सोच रही है बोकसिंग करने का, जो खवातीन बाहर से आ रही, निजामाबाद, भैंसा, बोधन, पूरे एमआईएम के सदरा शुरू कर दिए। नए बुरखे सिला रही, औरतों को सर पे मेहंदी लगा लो बोल रही, काली मेहंदी लगाओ अम्मा बोल रही, हाथ में मेहंदी डाल लो बोल रही। आज हमारे तालाब खट्टे में एक बाड़े में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर मुझे खवातीन फोन करके बुला के बोले कि मैं जो है, मेरे पास 50 वोट है, मैं 50 ओरिजिनल 50 डुप्लीकेट। ओरिजिनल के 1000 रुपए देना, डुप्लीकेट डालने के 500 रुपए देना, वोट को 1500 देना या 2000 देना। मैं खामोश सुना। मैं बोला अम्मा आप गए तो घट जाते ना अंदर। नहीं, हम सब इंतजाम करके रखे। हम जो है सर पे काली मेहंदी लगा लेते, हाथ में डार्क मेहंदी लगा लेते, उन्हें टिपका डाले तो नहीं लगता, सर में तेल रहता है साहब घस लेते, नहीं तो हमारा बुरखा चिकना रहता हम उस पर घस लेते। आप देखो भाई, अफसोस हुआ मेरे को। नहीं, हंसने की बात नहीं है, आप हंसने की बात नहीं है, वास्ते अल्लाह के मत हंसिए आप लोग। हमारी कौम किधर चले गई आप देखिए। वोट जो है वो आपका जामीन है, वोट आपका जमहूरी हक है। वो बिचारी को नहीं मालूम क्या नुकसान कर दे रही उन्हें कौम का। 1000-1500 रुपए के वास्ते उन्हें क्या नुकसान कर दे रही। लोग फोन कर रही, मेरे पास घर पे आ रही, वहां पर आ रही, लोग फोन करके बोल रही कि भाई हम जो है 10 वोट डालते आपको, हम 5 वोट डालते। अरे एक साहब तो थैली भर के गाड़ी को थैली लगा लेके फिर रहे बेचारे। ये ऑफिस से वो ऑफिस से ये ऑफिस। मेरे ऑफिस को आके बोले मेरे कने 200 आधार कार्ड है, मेरे कने 200 वोटर आईडी कार्ड है। मैं परेशान हो गया, 200 बहुत बड़ी बात है। अरे घर के 10 वोट डलाना मुश्किल है आज के दौर में, ये 200 वोट ले लेके फिर रहा इन्हें। मियाँ बीवी दोनों है, महिला मंडली चलाते कहते। कांके की कारवान के औरतों को यहाँ वोटर बना के रखे, मलकपेट के औरतों को यहाँ वोट बना के रखे। कांके की औरतें हैं उनके ने जो यहाँ पर वोटर बना के रखे याकूबपुरे में उन्होंने। अब वो ओरिजिनल वोटर है, वो लेके मेरे पास आए तो मैं बोला आप बताओ, तो बोले हम वीडियो बताते, ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लेके फिरे, कहीं चेकिंग हो गए तो हम गड़ जाते। उनके घर में ऐसा वीडियो बताए मेरे को पूरा 200 आधार कार्ड। तो मैं बोला आप करना क्या है ये बोलिए। तो बोले एक वोट को मंजलिस वाले 4000 रुपए दे रहे हमारे को, आप क्या देते बोलो। अरे बोला तो जुल्म हो जा रहा है, ये इलेक्शन जाके मस्खरापन हो रहा जमहूरियत का मस्खरापन। तुम्हारे साथ मजाक हो रहा कि जो चाहे, अरे काला चोर आके यहाँ पर एमएलए बन जा रहा, यहाँ पर कारपोरेटर रौडी शीटर आके कारपोरेटर बन जा रहा।
तो बहरहाल आराम से रहिए। मौलाना मेरे उस्ताद मौलाना हुसैन शहीद साहब, आइए। बहरहाल इलेक्शन जो है इसको रोकना चाहिए हमको। ये इलेक्शन जो है ये अमजदुल्ला खान को जिताने के लिए नहीं, बल्कि ये बोका सिंह को रोकने के लिए याकूतपुरे में एक इनकलाब आना चाहिए। क्या आप लोग ये बोका सिंह के खिलाफ में माफिया को तोड़ने के लिए मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे बताइए? तो लगाओ फिर एक नारा। अब मैं यहां से नारे तकबीर बोलूंगा, ये बोका सिंह के खिलाफ में नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खाला माँ को बोल दो, नानी माँ को बोल दो, दादा जान को बोल दो, नाना जान को बोल दो, सारे घर को बोल दो, पूरे मोहल्ले में बोल दो। उसके बाद में डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट। यार जिंदा सोबत बाकी। मैं गुजारिश करूंगा मेरे उस्ताद मोहतरम, हालांकि उनका हल्लक बैठा हुआ है, 1-2 मिनट बोलिए।